तो मेरे अंदर भी भय पैदा हो गया कि मुझे लगा कि मुझे भी गोली लग जाएगी। तो फिर मैं उन्हीं कारतूसों की लाशों के बीच में पेट के बल लेट गया कि जिससे कि अब गोली कोई मारे तो वो ये देखे कि ये जा चुका है, तो इसलिए कोई मारेगा नहीं। लेकिन जब गोलीबारी बंद हुई तब पुलिस वाले आए और जो लाशें पड़ी थी उनको उठा उठा के जैसे कूड़ा कटकट होता है इसे फेंकते गए। तो मेरा भी नंबर आया। वो सोचे कि भी जा चुका होगा, तो मेरा पैर पकड़ के ऐसे ही मुझे फेंकने वाले थे, तब तक मेरा कैमरा ऐसे लटक गया। तो कहे ये तो जिंदा है। तो मैंने फिर पीएमओ को एक पत्र लिखा कि मैं मिलना चाहता हूँ और मैं तस्वीर लेके आऊँगा जिस समय आपने दर्शन किया था, तो मुझे खुशी होगी। मैंने पत्र भेजा, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। आप जब ये वीडियो अपने YouTube स्क्रीन्स पर, मोबाइल स्क्रीन्स पर या लिहाजा स्मार्ट टीवी में देख रहे हैं, तो अब से कुछ घंटे बाद, 70-72 घंटों बाद ऐतिहासिक क्षण विटनेस करने वाला है देश। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। रामलला विराजेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे, योगी आदित्यनाथ होंगे, तमाम माननीय अतिथिगण इधर होंगे और प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। ये खबर ऐतिहासिक क्यों है, ये बताने के लिए आज मैं आपके सामने आया हूँ। ये फ्रेम अपने आप में आपको बहुत सी कहानियां बता के जाएगा। मैं इस वक्त जिनके साथ मौजूद हूँ, त्रिपाठी जी सीनियर फोटो जर्नलिस्ट हैं, महेंद्र त्रिपाठी मेरे साथ मौजूद है। सर, पहले बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने इस पूरे घटनाक्रम को अपने सामने घटित होते हुए देखा, और ना सिर्फ देखा, आपने उनको संजो के भी रखा, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। आपने प्रधानमंत्री मोदी से भी बात करी उस टाइम पे, तब तो खैर पॉलिटिक्स में एक्टिव थे पर इतने बड़े पदों पर नहीं थे, आंदोलनकारी के तौर पे वहां हुआ करते थे। कुछ बताइए सर, क्या था उन दिनों का माहौल अक्टूबर सन 1990? सबसे पहले तो मैं प्रेस क्लब अयोध्या की तरफ से आपके चैनल का स्वागत अभिनंदन करता हूं, क्योंकि मैं प्रेस क्लब अयोध्या का अध्यक्ष हूँ वर्तमान में जी। और इस समय राम मंदिर की ही चर्चा पूरे देश दुनिया में हो रही है। और 14 जनवरी 1992 को रामलला के ही मंदिर में मेरी मुलाकात उनसे हुई थी। और वो राम भक्त एक दर्शनार्थी के रूप में आए थे। उस समय ना तो वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, ना देश के प्रधानमंत्री थे। उस समय बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी जी एक एकता यात्रा लेके आए हुए थे और उस रामलला के गर्भगृह में आशीर्वाद लेने आए थे। तो उस समय रामलला जी का प्राकट उत्सव चल रहा था, यानी जो मूर्ति रखे जाने की बात कही जाती है उसका उत्सव चल रहा। तो हर 14 जनवरी को होता है। तो 14 जनवरी 1992 को ही आए थे। दिन मंगलवार था और बहुत ही भीड़ भाड़ थी उस समय। तो मेरा सारा फोकस तो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी पे ही था, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और मैं उनसे पहले से परिचित था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी उस समय बड़ा नाम नहीं था, लेकिन मैं चूँकि वहाँ पे राम जन्मभूमि स्टूडियो भी चलाया करता था, तो प्रेस फोटोग्राफी भी करता था। इस वजह से जितने भी आईपी मूवमेंट होते थे मैं अपने कैमरे में कैद करता था। तो नरेंद्र मोदी जी भी मतलब कई बार मुरली मनोहर जोशी के साथ बिल्कुल आगे ही दिखे। मुझे लगा ये भी कोई खास है, तो ला इनको भी चित्र एक खींच ली जाए। तो मैंने मुरली मनोहर जोशी और इनकी दोनों की संयुक्त रूप से एक तस्वीर खींची। फिर लोग अंदर दर्शन करने लगे तो मैं पीछे पीछे दर्शन की भी फ़ोटो खींचने लगा। तो मैंने देखा कि मोदी जी जो है कुछ देर ज़्यादा रुक गए, अब मुरली मनोहर जोशी थोड़ा अलग हट गए। तो मुझे लगा जैसे रामलला से उनकी कोई संवाद हो रहा हो या कोई उनसे बातचीत हो रही हो। तो मुझसे रहा नहीं गया, पत्रकारिता के नाते मैंने उनसे पूछ ही लिया कि सर, आमतौर पर लोग दर्शन करके चले जा रहे हैं, आप रुक गए, कोई वार्ता हो रही क्या रामलला से, या कोई संकल्प ले रहे हैं? तो मुस्कुराए, कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इसकी अभी नहीं बताऊंगा मैं। फिर थोड़ी देर बाद जब फिर बाहर आए मेन गेट पे, फिर हमने एक तस्वीर खींची। फिर मैंने सवाल किया, ये बताइए कि अब दोबारा आप रामलला दर्शन करने कब आएंगे? तब उन्होंने कहा कि मैं तभी आऊँगा जब राम मंदिर का निर्माण होगा। फिर मैं आश्चर्य पड़ गया कि अभी तो सारे देश में जो है इस तरह का कोई माहौल नहीं दिख रहा है, अभी मुकदमे चल रहे हैं, अभी कोई फैसला नहीं आया है, तो ये कैसे बोल गए हैं? फिर मैंने सोचा कि बोल गए होंगे, उनकी अपनी अंदर से कहीं से रामलला जी का संदेश उनको प्राप्त हो रहा होगा, अपनी वो व्यक्त कर दिया उन्होंने। फिर मैं अपने कुछ मित्रों से बताया कि आज रामलला दरबार में कुछ ऐसा भी राम भक्त आया है
और जो कह रहा है मैं दोबारा तब आऊँगा जब मंदिर निर्माण होगा। तो लोगों ने कहा वो साधारण व्यक्ति कोई नहीं होगा, कोई ज़रूर चमत्कारी व्यक्ति है जो रामलला उसके अंदर समा के बोल गए हैं। आई गई बात हो गई और उसके बाद जो है मोदी जी 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। तो लोगों ने मुझसे कहा अरे जिसकी तस्वीर आपने खींची वो तो गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए, जाइए मुलाकात कीजिए। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं मुलाकात करूंगा और कोई समय निकालता हूं, जाता हूं। और तब तक जो है मैं प्लान ही करता रह गया। फिर पता चला कि प्रधानमंत्री बन गए। तो प्रधानमंत्री बनने पर मेरे सारे मित्रों और सारे जितने भी मुझे अच्छी तरह से जानते थे, पत्रकार वगैरह, सब गए यार तुमने जिसकी फ़ोटो खींची वो तो देश के प्रधानमंत्री बन गए, तुम भी जो है मतलब गजब की तस्वीर खींच दी है। हमने कहा वो रामलला जी की कृपा है, मुझसे क्या मतलब है। मैं तो फ़ोटो खींचा और आई गई बात हो गई। फिर लोगों ने दबाव डाला आप मिलने जाइए। तो मैंने फिर पीएमओ को एक पत्र लिखा कि मैं मिलना चाहता हूँ और मैं तस्वीर लेके आऊँगा जो जिस समय आपने दर्शन किया था, तो मुझे खुशी होगी। मैंने पत्र भेजा लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। तब तक मैं देख रहा था कि विपक्ष जो है उन पे जो है हमले करने लगा कि वो सब जगह जाते हैं, रामलला दर्शन नहीं करने जाते हैं, तो रामलला से उनकी दूरी क्यों है। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने फिर इस तस्वीर को वायरल किया और वायरल करके मैंने बताया सारे चैनलों पर कि उन्होंने एक संकल्प ले रखा है कि जब राम मंदिर का निर्माण होगा तब आऊँगा। और कुछ ऐसा ही सौभाग्य उन्हें प्राप्त हो गया और वो जो है 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर की आधारशिला रखे और राम भक्त प्रधानमंत्री के रूप में रखे। तो देश दुनिया ने सभी देखा कि वो संकल्पित राम भक्त थे, राम भक्त प्रधानमंत्री हैं। और जो उन्होंने संकल्प लिया उसको पूरा किया। अब 22 जनवरी को आ रहे हैं राम मंदिर का उद्घाटन करने। तो ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि देश को राम भक्त प्रधानमंत्री मिला है, वो भी संकल्पित। राम जी की कृपा उनके पे हो गई है। और इस बीच में 30-32 साल में उनका इधर आना नहीं हुआ उन्होंने। हाँ, तो 32 साल तक वो नहीं आए, 29 साल बाद आए थे 5 अगस्त 2020 को आधारशिला की। तो अब 32 साल बाद आ रहे हैं। तो इस तरह से कहीं न कहीं राम जी की कृपा रही है। और यही वजह है कि मैं रामलला दरबार में चाहे ताला खुलना हो, चाहे शिलान्यास होना हो, चाहे 1990 गोलीकांड हो, चाहे 6 दिसंबर 92 का ढांचा गिरना हो, इस सब मैंने आंखों देखा है, कैमरे में कैद किया है। यही वजह है कि सीबीआई ने मुझे 2 बड़े मुकदमे में अपना चंदीद गवाह ही बना दिया था। जो रायबरेली कोर्ट में सीबीआई के सरकार में लाल के हडवानी आदि चला है, उसमें मैं चंदीद गवाह था। और दूसरी एक सीबीआई के लखनऊ कोर्ट में मुकदमा चला है जो सरकार बनाम पवन पांडे आदि है, ये राम मंदिर का खजाना लूटने का था जी। तो दोनों मुकदमे बहुत अहम थे। पर राम जी की ऐसी कृपा हो गई कि सारे जितने आरोपी थे सब दोष मुक्त हो गए और आज सभी जो है राम मंदिर निर्माण के साक्षी बन रहे हैं। तो वो भी राम कृपा हो गई, क्योंकि किसी पर मुकदमा न चलना भी राम जी की ही कृपा है। क्योंकि देश के बड़े बड़े नेताओं पर बड़े गंभीर मुकदमे धारा थी जिसपे बहुत लंबी सजा होती, लेकिन कृपा देखिए। और मेरे ऊपर भी ऐसी कृपा हो गई कि मैं इस तरह का कार्य किया। और एक मुकदमा जो सिविल का चला है कि जमीनी विवाद का, कि बाबरी मस्जिद है कि राम जन्मभूमि है, तो उसमें जितने सबूत मंदिर के पक्ष से दाखिल हुए वो मेरे द्वारा दिए गए थे। क्योंकि अशोक सिंघल जी मुझे बहुत मानते थे और उस समय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे विश्व हिंदू परिषद के। तो मुझसे मुलाकात होती थी, तो जब जब खुदाई होती थी, समतलीकरण होता था, तो वहाँ मूर्ति मंदिर का अवशेष निकलते थे, तो मैं अपने कैमरे में कैद कर लेता था और कुछ तस्वीरें मैं तुरंत दे भी देता था चंपत जी को और सिंघल जी को। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आपने काम बहुत बड़ा कर लिया है, आप सारी तस्वीरें दे दीजिए, सब न्यायालय में दाखिल हो जाएगी, हो सकता है इस पर मंदिर का फैसला हो जाए। और इसलिए अशोक सिंघल जी ने मुझे एक समारोह करके जो है तिलक लगा के सम्मानित भी किया। बाद में फैसला भी आया कि ये बाबरी मस्जिद नहीं राम मंदिर है। तो 500 वर्षों तक ये बिना वजह का बाबरी मस्जिद करके हिंदी धर्म को बदनाम किया गया और इस तरह से विवाद के घेरे में हमारे राम जी रहे। आपने बताया सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको बुलाया और तमाम बातें हुई, आपकी तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया। तस्वीरें क्योंकि झूठ नहीं बोलती हैं, जो तर्क आपने वहाँ दिए होंगे वो लिहाजा एक अलग पर्सपेक्टिव था, बहुत लोगों को नहीं पता। उसके बारे में कुछ बताइए, क्या बात हुई, क्या सवाल किए गए? अब देखिए, कानून की जितनी बातें हैं मैं जानता हूँ सारी बातों को, कि आपके चैनल पे बोलने से उसका प्रभाव दूसरा पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कानून के ही दायरे में बोला जाता है। तो मुझे उस समय जो बोलना था मैंने बोल दिया, मुझसे जो सवाल किए गए मैंने जवाब दे दिया। मैंने सारे चीज़ को मतलब पहचान भी कर लिया। तो जब कोई इस तरह से कोई सबूत ही न्यायालय को इस तरह का नहीं मिल पाया कि जिससे किसी सज़ा हो जाए,
तो ये कृपा थी राम जी की। और कोर्ट कचहरी के अंदर भगवान राम का मुकदमा चलना ये सियासत की सबसे बड़ी भूमिका थी, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों ने भगवान राम को भी एक राजनीतिक नेता समझ लिया था। 6 दिसंबर 92 को जो ढांचा गिर गया, उसके बाद से मैंने कैमरा नहीं उठाया। मैंने भी एक संकल्प लिया कि कैमरा मैं तभी उठाऊंगा जब राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा। वो चाहे मेरे जीवन काल में होता ना होता, ये मुझे भी नहीं पता था कि मेरे जीवन काल में राम मंदिर बन रहा है, बन जाएगा। अब तो बन ही रहा है जी। तो 22 जनवरी को मैं रामलला का दर्शन करूंगा और मैं चाहूँगा कि एक आखिरी तस्वीर उसी जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खींचूं, क्योंकि 14 जनवरी 1992 को उन्होंने मेरे सामने ही संकल्प लिया। तो राम भक्त प्रधानमंत्री जब उसी मंदिर का उद्घाटन करेंगे, मेरी इच्छा है कि मैं वहाँ उनकी फिर से तस्वीर खींचूं, पुनः कैमरा उठाऊं। लेकिन जो निर्देश दिए गए हैं इस पास आमंत्रण में, उसमें साफ साफ लिखा आप कैमरा लेके नहीं जा सकते, मोबाइल लेके नहीं जा सकते। तो लगता है ये इच्छा अधूरी रहेगी। लेकिन मैं ज़रूर आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से अपील करूँगा कि भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा से तो मुलाकात कर ली थी। मैं भी अयोध्या के एक गरीब ब्राह्मण सुदामा हूँ, अपने अयोध्या के देश के राजा से मुलाकात करना चाहता हूँ। आपने प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र किया, उन्होंने संकल्प लिया था, आज वो आ रहे हैं, तमाम नेता हैं। आपने भी ये लड़ाई साथ साथ लड़ी है, तस्वीरें खींची। उन दिनों आपके लिए एक अलग भावुकता रही होगी मन में, जब आपने गोलियां चलते देखी कार सेवक के ऊपर मुलायम सिंह की सरकार में। आपने तस्वीरें सामने से खींची, सामने शव पड़े हुए हैं, आप वहां थे। जब आपने उस 30 साल के सफर को जिया, कैसी जर्नी थी आपके लिए? वो इमोशनल तस्वीरें आपके सामने आती हैं। मेरे सामने तो 90 गोलीकांड, मतलब एक दुखद गोलीकांड है, क्योंकि मुलायम सिंह की सरकार थी, एक क्रूर सरकार थी, और उन्होंने एक डायलॉग मारा था कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मारेगा। मुझे लगता है इसी डायलॉग को देश दुनिया के सारे जो है कारसकों ने स्वीकार कर लिया, और विश्व हिंदू परिषद RSS के नेताओं ने भी स्वीकार कर लिया। यही वजह थी कि 90 में यहाँ पर जब 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को घटनाएं घटी हैं, तो यहाँ इतनी लाखों की भीड़ थी कि तिल रखने की जगह नहीं थी। तो 30 अक्टूबर को 1990 को मेरी मुलाकात कोलकाता के कुठारी बंधुओं से हो गई थी, राम कुमार कुठारी, शरद कुमार कुठारी। ये लोग जब पहले बाबरी मस्जिद पर या राम जन्मभूमि के गुंबद पर विजय पताका फहरा के प्रभु श्री राम का झंडा लगा के आए थे, तो मेरी मुलाकात हो गई थी। बड़े खुश थे वो, सबसे यही कह रहे थे हमने सबसे पहले झंडा लगा दिया। तो मैंने उनका नाम पता नोट कर लिया, लेकिन मुझे नहीं पता था 2 दिन बाद उनके साथ दुखद घटना घटने वाली है। 2 नवंबर 90 को जब दोबारा वो आ रहे थे, तो यहीं दिगंबर अखाड़े के पास पहले आंसू गैस के गोले चलते हैं, फिर अचानक गोली चलने लगती है, फिर हेलीकॉप्टर भी आता है, हेलीकॉप्टर से गोली चलती है, और ये लोग जान बचाकर वहीं लाल कोठी है, ओम श्री भारती जी का मकान है, उसमें घुस जाते हैं। लेकिन पुलिस वाले कुछ कहीं से चिन्हित कर लिए थे, अंदर उनके घर में जाके खींच के बाहर ला के गोली मारते हैं। बहुत बेरहमी से मारा है, उनका ये सर का भेजा जब उड़ गया, दोनों भाई वहीं मतलब शहीद हो गए। और आगे तमाम फिर कार सेवक शहीद होते गए। मैं फिर गुंबद की तरफ बढ़ता चला गया। आप वहीं थे उस समय जब? मैं कैमरे में कैद ही कर रहा था, तो मुझे लगा कि इस हेलीकॉप्टर से गोली चल रही है, तो अब इस हेलीकॉप्टर का ही पीछा करना है जब तक कैमरे में कैद ना हो जाए। तो मैं पीछा करते करते गुंबद के पीछे तक पहुंच गया। तो फिर वहाँ भी देखा कि गोली चलना बंद नहीं हुई और कई कार सेवक मेरे इर्द गिर्द शहीद हो गए। तो मेरे अंदर भी भय पैदा हो गया कि मुझे लगा कि मुझे भी गोली लग जाएगी। तो फिर मैं उन्हीं कारसेवकों की लाशों के बीच में पेट के बल लेट गया कि जैसे कि अब गोली कोई मारे तो वो ये देखे कि ये भी जा चुका है, तो इसलिए कोई मारेगा नहीं। लेकिन जब गोलीबारी बंद हुई तब पुलिस वाले आए, जो लाशें पड़ी थी उनको उठा के जैसे कूड़ा कटकट होता है इसे फेंकते गए। तो मेरा भी नंबर आया। वो सोचे कि ये भी जा चुका होगा, तो मेरा पैर पकड़ के ऐसे ही मुझे फेंकने वाले थे, तब तक मेरा कैमरा ऐसे लटक गया। तो कहे ये तो जिंदा है। हमने कहा सर मैं ज़िंदा हूँ और मैं अयोध्या का ही हूँ, मैं प्रेस फोटोग्राफी करता हूँ, मैंने तस्वीरें खींची हैं कि जो अखबारों में प्रकाशित कर सकूँ। तो कहें बेटा गोली पहचानती नहीं है, तुरंत भाग जाओ यहाँ से। वो इनके कहने पे वहाँ से अपना कैमरा लेके चला गया। फिर उस तस्वीरें में फिर हम लखनऊ गया। लखनऊ में उस समय कलर फ़ोटो बनती थी, कोहली कलर ले, वहाँ जाके बनवाया। और उसके पहले मैंने फ़ोन से सारे अखबारों को सूचना दी। मैं आ गया तो वहाँ निश्चित हो गया था किसी अखबार में कि 3 कॉलम में आपका लग रहा, कोई 5 कॉलम, कोई 6 कॉलम। मेरे लिए जगह छूट गई थी। और मैंने दिया तो जो फोटो है सब बनी और सब फिर अगले दिन प्रकाशित हुई।
इस तरह से 90 गोलीकांड बहुत ही भयानक था मेरे जीवन का, और जब भी मैं याद करता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और बहुत ही इस तरह का दृश्य शायद पत्रकारिता में इस तरह किसी को नहीं मिले मौका, क्योंकि मैं बिल्कुल बदहास पागल की तरीके रहता था। जब भी मैं लेटता था तो मुझे लगता है गोली चल रही है, अब ये हो रहा है, वो हो रहा है। आज भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी कुर्बानियाँ राम मंदिर के लिए कारसेवकों ने दी है। अब उन्हीं का सपना पूरा हो रहा। उन कारसेवकों का एक ही सपना था कि राम मंदिर बने, और निहत्थे कारसेवकों पर मुलायम ने गोली चलवा दी। तो ये बहुत बड़ा एक अपराध हो गया। देखिए राम जी कैसे कैसे भागे। तस्वीरें सर मैं चाहूँगा आप हमें दिखाएं कुछ। हाँ, तस्वीरें देखिए ये हैं कि जो इस तरह से मुझे राम मंदिर का पास मिलता था। अंदर चूंकि मेरा ही कैमरा जाता था, मेरे अलावा किसी दूसरे कैमरा जाता नहीं। 92-90 की बात है जी हाँ, 92 का मेरा आखिरी पास है ये। और मैं इस तरह देखिए स्टूडियो चलाता था। मैं स्टूडियो देखिए खड़ा हूँ, मैं लिख रखा था कि आपकी तस्वीरें मतलब डाक द्वारा भेजी जाएंगी। तो किसी को अगर वीआईपी मूवमेंट में कैमरे में कैद होता था तो मैं भेज भी देता था, और अखबारों के लिए ब्लैक एंड व्हाइट कर लेता था। तो ये सब होता था। और ये वही तस्वीर है नरेंद्र मोदी जो हमने मोदी जी की खींची थी, जो आज देश दुनिया में चर्चा का विषय है। तो उस समय राम भक्त एक दर्शनार्थी साधारण व्यक्ति के रूप में आए थे। और राम तस्वीर को खींचने के बाद आपकी उनसे बात हुई जब आपने पूछा था कि हाँ, मतलब उसी जगह पूछा था रामलाल दरबार में ही। तभी उन्होंने जवाब दिया था कि मैं तभी आऊँगा जब मंदिर निर्माण होगा। तो कृपा हो गई राम जी की, उनका संकल्प भी पूरा हो गया, मंदिर निर्माण भी हो रहा, उद्घाटन भी कर रहे हैं। और ये उमा भारती जी हैं, उस समय वो भी जो है बहुत आंदोलित ने राम मंदिर आंदोलन भूमिका निभाई। तो उन्होंने अपना सरमुंडन करा दिया था। मुझे ऐसा जानकारी मिली थी कि वो सन्यास अपने जीवन में ले रही थी, इसलिए उन्होंने मुंडन करा के अयोध्या आई थी। तो ये सभी है, राजमाता सिंधिया की है, तो साध्वी रितंबरा है, विनय कटियार हैं, इसमें कल्याण सिंह जी हैं। कल्याण सिंह जी भी उस समय मुख्यमंत्री थे जब 6 दिसंबर 92 को घटना घटी। तो वो 7 दिसंबर को अयोध्या आए थे। उन्होंने सत्ता त्याग दी थी और त्याग कर राम मंदिर आंदोलन के महानायक महंत परमहंस रामचंद्र दास जी से मुलाकात किया था, उनसे आशीर्वाद लिया था। तो चूंकि मुझे वो जानते थे तो मुझे बाई नेम लेके ही पुकारते थे। जब भी आते थे तो कहते महेंद्र जी मेरी तस्वीर खींच दीजिए। तो वहाँ भी देखे दिगंबर अखाड़े में। तो उन्होंने हमसे बताया कि अरे भाई मैंने सत्ता छोड़ दिया महेंद्र जी, अब मेरे साथ एक आखिरी तस्वीर खिंचवा लीजिए। तो ये आखिरी तस्वीर है कल्याण सिंह के साथ। तो ऐसे ऐसे राम भक्त हुए हैं। और ये अशोक सिंघल जी हैं जो राम मंदिर आंदोलन से सब बड़े नायक थे और विष्णु प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष। देखिए वो तिलक लगा के मुझे 92 में सम्मानित कर रहे हैं जी। इसीलिए कि ये सब जब खुदाई में मूर्ति निकलती थी तो मैं खींचता था। ये है, ये संतलीकरण में मूर्ति निकली है भोले शंकर की। तो किसी मंदिर में तो मूर्ति मिलेगी, मस्जिद में नहीं मिलेगी। तो यही सब कारण था मुकदमे वो लोग हार गए, क्योंकि ये उसमें चली है। और ये ऑन रिकॉर्ड एज एन एविडेंस इस्तेमाल की गई तस्वीर। जी हाँ, जी हाँ। ये उस समय के डीएमएसएसपी हैं, तस्वीरों में खड़े हैं। ये उस समय के रामलला अंदर जहाँ विराजमान होते थे गुम्बद के अंदर, वो हैं। और ये आडवाणी जी हैं जो 91 के आसपास आए थे। आपने देखा होगा, आप बहुत बच्चे रहे होंगे जब वो आए थे। तो वो पता चला था कि बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव थे, तो उन्होंने गिरफ्तारी की। उससे गिरफ्तारी से पहले रामलला का उन्होंने आशीर्वाद दर्शन किया था। तो परिक्रमा कर रहे थे रामलला का। तो ये परिक्रमा का है। देखिए मैं कैमरा लिए आडवाणी जी के साथ खड़ा हूँ, किसी ने मेरे भी खींच दी थी तो मैंने इसको अपना संभाल रखा। तो ये इस तरह से तमाम चीज़ें जो है रही हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। 90 की भी आपने ये देखिए, ये वही सारे सबूत हैं जो न्यायालय में दिए गए हैं। तो इसी से फैसला आया कि राम मंदिर है। कौन से साल की तस्वीर है सर ये वही संतलीकरण हो रहा था, मुझे लगता है नहीं 88-89 की है, उस समय की है। और आप देखिए कि ये कोई तस्वीर बनावटी नहीं है, कोई पत्थर ला के रख दिया है। वो खुदाई हो रही है, देखिए मजदूर काम कर रहे हैं और उसमें से मंदिर अवशेष निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस अवशेषों को दबा दिया गया था। जब बाबरी मस्जिद रही होगी तो उसको जो है ये दिखाने के लिए कि ये राम मंदिर नहीं है, बाबरी मस्जिद है, तो उसको अंदर इन लोगों ने दबा दिया था। तो जब खुदाई हुई तो ये निकल आई सारी बाहर। ये सब है मंदिर के अवशेष जो न्यायालय में दाखिल किया। ये मूर्तियाँ जो भी निकली हैं ये उसी खुदाई में निकली। तो आप देखिए कि जो है मंदिर में कसौटी के खंभे और सारे चीज़ें जितनी आप देख रहे हैं, देवी देवताओं के चित्र, भगवान बुद्ध की मूर्ति, तो ये सब मंदिर में रहते हैं, मस्जिद में नहीं रहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं।
ये तस्वीरें अपने आप कहानी बयां करती हैं, आपको उन दिनों में जरूर ले जाएंगी। ये हाथी घोड़े देखिए मंदिर में निकल रहे हैं खुदाई में, तो ये मस्जिद में कैसे हाथी घोड़े जाएंगे? ये इस समय जो चमत्कारिक चित्र आप देख रहे हैं मंदिर में ही होते हैं, फूल पत्तियाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए सब गोलीकांड की तस्वीरें हैं, ये सब बहुत ही जी सन 90 जी 90 की है ये सब। ये बड़ी विभत्स और दर्दनाक तस्वीरें ये असल में सरयू नदी में जो कार सेवक कूद गए थे, तो जब 1.5-2 महीने बाद लाशें निकाली गई, शरीर के मांस गायब हो गए, केवल हड्डियां रह गई। तो देखिए इस तरह से है, और ये फूल गई हैं डेड बॉडियां। तो क्या कीजिएगा, जब सरकार इस तरह से हो जाए, बेरहमी से मारे, और देखिए किस तरह से कारसेवकों पे निशान लगा के गोलियां मारी जा रही। तो कारसेवकों की क्या गलती थी? वो तो बेचारे निहत्थे थे, केवल राम मंदिर के लिए ही जो है भजन कीर्तन कर रहे थे, और निहत्थे राम भक्तों पर गोली चला दिया मुलायम सिंह ने आदेश दे करके। और आज तक खुलासा नहीं हुआ कि वो हेलीकॉप्टर से कौन गोली चलवा रहा था। दुर्भाग्य देश का, इसमें कोई FIR आज तक नहीं हुई, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। बड़ी मार्मिक तस्वीरें हैं। आपके मन में क्या आ रहा था जब ये तस्वीर आपने? मुझे तो यही आ रहा था कि अगर मैं मतलब बच ही गया हूं तो देश दुनिया को बताने के लिए कोई तो होना चाहिए जो सच्चाई का पर्दा उठाए। तो मैं बैठा हूं, क्योंकि सरकारी आंकड़े में 1 दर्जन 1.5 दर्जन दिखाए गए कि 90 में ऐसे ही हुआ। सैकड़ों लाशें मैंने अपनी आंखों से देखी। तो क्या कहा जाए, सरकार जिसकी भी होती है उस समय वो झूठ ही बोलते हैं। उस समय जो है झूठ बोला गया देश से। आप देख लीजिए सारी तस्वीरें, यही है हेलीकॉप्टर जिसे गोली चल रही थी जी, है। ये हेलीकॉप्टर मैंने कैद कर रखा कैमरे में, और ये देखिए वही कुठारी बंदूक की है। तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, शुक्रिया सर। आपसे बात करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि आपके माध्यम से वो 30-32 सालों का संघर्ष जो था वो हमने दर्शकों को बताया। तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। इन तस्वीरों में आपको वो विभत्स जो है दृश्य भी नजर आएंगे जब गोलियां चलाई गई कारसेवकों के ऊपर, और वो तस्वीरें भी नजर आएंगी जो पूरी लीगल प्रोसीडिंग्स के अंदर एज एन एविडेंस इस्तेमाल की गई और महेंद्र जी द्वारा खींची गई वो तस्वीरें थी। इन्होंने 32 साल का संघर्ष जिया है, आए विटनेस रहे हैं, बहुत सी चीजों को अपने सामने घटित होते हुए देखा है, और वो संघर्ष ही एक बड़ा कारण है कि राम मंदिर का निर्माण जब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी राम मंदिर के अंदर, तो वो ऐतिहासिक क्षण है। अभी के लिए इस रिपोर्ट पे मात्र इतना ही। कैमरा पर्सन अनूप कुमार के साथ हर्षित शर्मा, मोजो स्टोरी, अयोध्या।